नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच अपने आप को आदिवासी हितैषी बताने की होड़ मची हुई है। पहले प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति सम्मेलन कर भाजपा की ताकत दिखाई। अब बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद कांग्रेस ने अपना पूरा फोकस आदिवासियों पर कर लिया है। कमलनाथ एसटी विधायकों के साथ 24 नवंबर को भोपाल में बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 89 ट्राइबल ब्लॉक के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। पार्टी सूत्रों की माने तो इस बैठक में आदिवासियों को साधने की रूपरेखा बनाई जाएगी। अटेंशन में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस इस समुदाय को साधने के लिए भोपाल में मंथन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 24 नवंबर को अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश के 22 जिलों के 44 ट्राइबल ब्लॉक के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। इस दौरान पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले बीजेपी आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए भोपाल में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में जनजातीय सम्मेलन में अपनी ताकत दिखा चुकी है। हालांकि इसी दिन कांग्रेस ने जबलपुर में सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन आदिवासियों की कम संख्या के चलते बीजेपी ने कमलनाथ पर तंज कसा था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जनजातीय समुदाय को जोड़े रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में इसकी रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके पहले सितंबर 2021 में पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए सम्मेलन कर चुकी है। लगातार संगठन की मजबूती की दिशा में कमलनाथ जी काम करते हुए लगातार इसके पहले भी जिला प्रभारियों की बैठक ली उन्होंने, और यदि बात करें तो लगातार संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक कर रहे हैं। अभी सेवा दल की बैठक आयोजित हो रही है। उसके बाद महिला कांग्रेस की 23 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक है, जिसमें प्रदेश भर की महिला कांग्रेस की जो पदाधिकारी उनसे वो संवाद करेंगे, संगठन की मजबूती पर बात करेंगे। और 24 तारीख को जो हमारे प्रमुख आदिवासी नेता हैं, उनके साथ साथ जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक के प्रमुख नेता हैं, सबको बुलाया। आदिवासी क्षेत्रों पे जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस उनकी हितैषी पार्टी मानी जाती है, लगातार हमारी सरकार में भी हमने आदिवासी वर्ग के लिए काम किया है, उसको लेकर भी मंथन होगा। सभी नेताओं से चर्चा होगी कैसे हमारा संगठन मजबूत हो, कैसे हमारा बूथ सेक्टर मंडलम इकाई मजबूत हो। और 23 की तैयारियां कांग्रेस ने प्रारंभ कर दी और 23 की दृष्टि से यह संगठन की महत्वपूर्ण बैठक 24 तारीख को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। कमलनाथ जी ये बैठक उस समय बुला लेते जब वो 15 महीने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अच्छा होता कि वो उन योजनाओं को बंद नहीं करते जो शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के हित में शुरू की थी। अच्छा होता कमलनाथ जी जब आप राजनीति छोड़कर आदिवासियों के हित के कदम उठा लेते। अच्छा होता कमलनाथ जी जब आप आदिवासी और जनजाति बंधुओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कदम उठा लेते। अब इस तरह के नाटक नोटंकी करने से और राजनीति करने से कुछ भला नहीं होने वाला। ये सीधा सीधा इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहती है। आदिवासी बंधु, जनजाति बंधु, जनजातीय समाज के हर भाई और बंधु, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, सब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर समाज को, हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहती है, उसका विकास और कल्याण करना चाहती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब आदिवासियों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई थी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों की ऋण मुक्ति, अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम से लिया ऋण माफ करने के साथ गोठान के विकास और आदिवासी के घर जन्म या मृत्यु होने पर मुफ्त राशन देने, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने और इसके लिए हर ट्राइबल ब्लॉक को 1-1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया था। अब शिवराज सरकार भी आदिवासियों को लुभाने के लिए कई योजनाएं शुरू कर चुकी है और कई योजनाएं शुरू करने वाली है, क्योंकि प्रदेश में सत्ता का रास्ता आदिवासियों से ही होकर गुजरता है। आदिवासी बाहुल इस इलाके में 84 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 84 में से 34 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2013 में इस इलाके में 59 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। 2018 में पार्टी को 25 सीटों का नुकसान हुआ है,
जिन सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों की जीत और हार तय करते हैं। वहां सिर्फ बीजेपी को 16 सीटों पर ही जीत मिली है। 2013 की तुलना में 18 सीटें कम हैं। अब सरकार आदिवासी जन आधार को वापस बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। जाहिर है बीजेपी के मास्टर स्ट्रोक ने कांग्रेस को आदिवासी विधायकों की सुध लेने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन आदिवासी किसके साथ जाएंगे, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता और हमारे साथी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है गुप्ता जी आपका। और आपने दोनों दलों को सुना भी, तो अगर सब कुछ कर दिया दोनों दलों ने आदिवासियों के लिए, तो ये फिर वो कौन लोग बचे हैं जिन तक स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुंची है, जिन तक शिक्षा नहीं पहुंची है, जिन तक रोजी रोटी का सवाल उनके सामने खड़े हैं? क्योंकि दोनों दल कह रहे हैं कि आदिवासियों के हम बड़े हितैषी और हमने ये कर दिया अतीत में, फिर भविष्य की तैयारी क्यों? भविष्य की तैयारी का विवरण आपने अपनी स्टोरी में मनोज जी दे दिया। जी बिल्कुल। जो 18 सीटें 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम पड़ गई, जिसके कारण 109 पर वो अटक गई। यदि वो 18 सीटें और मिल जाती तो फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने का मौका मिलता। और कांग्रेस पार्टी इन 18 सीटों के कारण ही सत्ता में है। तो उसे इन सीटों का महत्व पता है कि उसे 2013 में यदि सफलता नहीं मिली थी सरकार बनाने में, तो आदिवासी सीटों पर उनका नुकसान था। 2008 में भी आदिवासी सीटों पर नुकसान था। और 2003 का दौर याद करेंगे जब झाबुआ जिले से पहला चुनाव परिणाम आना हुआ था और कांग्रेस जब चुनाव हार गई तो दिग्विजय सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली, क्योंकि आदिवासी वोट बैंक, आदिवासियों को एक ऐसा वोट बैंक के रूप में देखा जाता है जो हमेशा कांग्रेस के पक्ष में जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से वोटों का जिस तरह से डिवीजन हुआ है, हम ये देखते हैं ना कि महाकौशल में जब जाते हैं तो गोंडवाना के पक्ष में वोट पड़ जाते हैं। अब जयेश आ गया है तो कांग्रेस की चिंता का विषय जयेश भी है कि एक बड़ा ऐसा संगठन खड़ा ना हो जाए जो उसे नुकसान पहुंचाए। तो निश्चित तौर पर वो अपने वोट बैंक को बांधे रखने के लिए लोगों को सक्रिय रखना चाहती है और वही उसकी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी को तो आपने देख लिया कि उसने एक बहुत मेगा शो किया है जो राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने वाला है। जी, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी सी पिछड़ गई? क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने की बड़वानी से शुरुआत की थी, जब एक बड़ा आयोजन उन्होंने किया, कमलनाथ उसमें मौजूद थे, तमाम सारे उनके विधायक मौजूद थे, नेता मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी ने बहुत लंबे समय बाद किया और उसी दिन उनको उन्होंने भी चुना। तो एक, या तो अगर 24 तारीख को आप बैठक बुला रहे थे तो एक मेगा शो भोपाल में या किसी और जगह कर लेते, जबलपुर में ही कर लेते, तो एक संदेश दे देते। लेकिन अगर आप उतनी एक शोर शराबे के बीच, एक मेगा शो के बीच, और आपने अगर एक छोटा सा कार्यक्रम रखा तो आप तो वो नक्कार खाने में तूती जैसे साबित हुए। तो आपने काम भी किया और मैसेज भी नहीं दे पाए। मनोज जी, जो सत्ता का मैसेज होता है वो बहुत लाउड होता है। जब विपक्ष में कोई राजनीतिक दल होता है तो उसकी जो ध्वनि है वो हम उसे नक्कार खाने की तूती बोले या उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये हमेशा से रहा है। जब 15 महीने में भारतीय जनता पार्टी सत्ता के बाहर थी तो बहुत सारे उनके जो राजनीतिक कार्यक्रम थे वो छोटे लगते थे। ये बड़ा स्वाभाविक होता है। जब सरकारी खर्चे पर हम आयोजन करते हैं तो सरकारी, जैसा कि आपने अपने रिपोर्ट में भी मेंशन किया कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ओर वोटों को ले जाने की लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे जो सरकार की भूमिका है, जब सरकार की भूमिका होती है तो फिर योजनाओं की चर्चा होती है और योजनाओं की चर्चा होगी तो बहुत सारे जो दूसरे मुद्दे हैं कि जो हितग्राही है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं, फिर नौकरी मिली कि नहीं, रोजगार की क्या स्थिति है, तो कई तरह के दरवाजे एक साथ खुल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है ये तो लगातार चलना है, शय और मात का खेल है जो लगातार चलेगा। इसलिए अभी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि कांग्रेस पिछड़ गई और भारतीय जनता पार्टी आगे निकल गई। बिल्कुल, हमने इसका भी जिक्र भी किया था। ब्रजेश जी, अभी मैंने सुना जो गुप्ता जी ने भी जिस बात का जिक्र किया, निश्चित तौर पर लगभग ऐसी स्थिति हम देखते भी हैं। लेकिन एक और चीज़ थी कि कांग्रेस ने भी बहुत सारे काम किए। जब उनकी सरकार थी, कमलनाथ सरकार की, तो किसी आदिवासी के घर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके यहाँ राशन की व्यवस्था,
ट्राइबल इलाकों में उन्होंने जिन ट्राइबल इलाकों के 89 लोगों के अब उन्होंने बैठक बुलाई है, उन सारे ब्लॉक में आदिवासी दिवस मनाने के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे, छुट्टी घोषित की थी 9 अगस्त की, वो कई सारे काम किए थे। लेकिन वो शायद सरकार होने के बाद भी चूंकि संगठन का साथ नहीं था, या कहें कि सरकार और संगठन का मुखिया एक ही था, तो उसका पूरा ध्यान सरकार पर था, संगठन पर नहीं था, इसलिए वो अपनी बातें नीचे तक बता नहीं पाई, पहुंचा नहीं पाई, और उसका शायद खामियाजा अब उनको दिख रहा है। देखिए मनोज जी, उनके पास समय बहुत कम था। उस समय में भी उन्होंने जो योजना, जो कर्ज माफ़ी करने की बात है वित्त विकास निगम वाले की, या गौठान की व्यवस्था की बात है, या जो 1-1 लाख साहूकारों की ऋण से मुक्ति की जो बात थी, तो लेकिन वो देखिए कि आप उसका उतनी तरीके से अमली जामा नहीं पहना पाए थे, क्योंकि समय कम था, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था पूरी तरीके से, और सरकार उनकी चली गई थी, सरकार बचाने में लग गई, तो वो चीज़ें अधूरी रहीं उनकी। आज भी हम यदि ट्राइबल क्षेत्र में जाते हैं तो कर्ज माफ़ी की जो बात की जाती है उस पर वो भी शामिल है कि उनके भी कर्ज माफ़ नहीं हो, तो एक टीस उनको भी रहती है कि हमारे इतने कर्ज माफ़ नहीं हुए। कुछ लोगों को लाभ मिला, लेकिन उतना व्यापक स्तर पर वो योजनाएं पहुंच नहीं पाई लोगों के पास, तो अब उनके पास बखान करने के लिए कुछ नहीं है। एक आदिवासी दिवस जो है, विश्व आदिवासी दिवस, उस छुट्टी के अलावा उनके पास कुछ है नहीं है, वो भी नहीं दे पाए एक तरह से आप करें, तो वो छुट्टी का भी विरोध कर रहे थे। तो आदिवासियों को पाले में लाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे भले ही अपनाए जा रहे हो, लेकिन अब बात फिर वही हो गई। पहले साल उन्होंने छुट्टी दी, दूसरे साल कोरोना का लॉकडाउन, और तीसरे साल सरकार चली गई। बिल्कुल, ये तो भी मनोज एक जी कारण अब आप देखिए कि वो 17 साल का हिसाब मांग रहे हैं, तो ये 60 साल का मांग रहे हैं, तो 60 बनाम 17 साल का हो गया। तो मुझे लगता है कि जो पलड़ा है आज की तारीख में, हम देखें कि यदि गौरव दिवस के बहाने ही जो ट्राइबल क्षेत्र में जो आदिवासी वर्ग को, पूरे देश को जो मैसेज दे दिया है भाजपा ने, जो गुप्ता जी भी कह रहे थे, वो कहीं भारी पड़ता नजर आ रहा है। और जो वोट बैंक, कोर वोट बैंक था कांग्रेस का, वो जो खिसका था, इसकी वजह से कांग्रेस, जो गुप्ता जी ने भी जिक्र किया कि झाबुआ चुनाव हारने के बाद ही दिग्विजय सिंह ने स्वीकार कर लिया था कि मतलब यहाँ नहीं हम जीते तो कहीं नहीं जीतेंगे, और वही आदिवासी वोट बैंक जब थोड़ा उनकी तरफ वापस गया, थोड़ा भरोसा इधर से डिगमगा, तो देखिए 2018 में उनको उनने सत्ता के करीब तक पहुंचा दिया है, सत्ता में बैठे भी, सत्ता दिलाई दी थी, बिल्कुल दिलाई दी। यदि और सपोर्ट कर देते तो निश्चित तौर पर उनकी सत्ता जाती नहीं बचती। तो ये जो चूक थी, जो कुछ कमियां रह गई थी कि ट्राइबल ने हमारा भरोसा क्यों खोया, क्यों हम पे भरोसा किया था, इसके बाद बहुत जल्दी वो हमसे विमुक्त हो गए। भाजपा को ये एहसास हुआ, तो आप देखिए सरकार में आने के बाद जो आदिवासियों पे फोकस किया है, उनकी योजनाओं को लेके, चाहे पैसा एक्ट की बात करें हम, और उनको घर घर राशन पहुंचाने की बात करें, तो तमाम 15 योजनाएं उन्होंने लागू करने की बात कर रहे हैं। तो ये योजनाएं क्यों लाए गए? इसलिए लाए गए कि ये जो वोट बैंक है, जो खिसक गया था, जो नाराज हो गया था किसी वजह से, वो जो थोड़ा बहुत भी खिसका है, जिसका विश्वास कम हुआ है, उस विश्वास को हम हासिल कर लें। तो ये विश्वास जब हासिल करने की एक तरफ से कवायद हुई, तो दूसरी तरफ से विचलित होना और चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका वोट बैंक बामुश्किल थोड़ा बहुत इधर आया था, और इस चुनाव में यदि वो रहते 5 साल तो निश्चित तौर पर उसको साधने के जतन करते। और अभी मैं एक वो भी देख रहा था, जन जागरण अभियान जो चलाया है मनोज जी, जिसमें दिग्विजय सिंह जा रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह एक आदिवासी गांव में पहुंचते हैं, वहां पे वो जब भाषण दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं आदिवासी, और हमने आपके लिए क्या क्या किया है ये भी बता रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं हम तो बाहर से आए हैं, आप असल हकदार आप हो यहाँ के, और भाजपा की सरकार ने आपको वो हक दिया नहीं है। तो देखिए आप मुद्दे तो वो भी टटोल रहे हैं, और गाँव में जाकर यदि ये बात कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि आदिवासी कितना महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण आपने अपने पैकेज में भी बता दिया है कि इसलिए दोनों राजनीतिक प्रमुख रूप से लगे हुए हैं। जैसे एक संकट, अगर प्रदेश की 20% आबादी है वो, और हर 5वां आदमी अगर आदिवासी है, तो महत्वपूर्ण तो है। दिनेश जी, एक और चीज़ है कि आदिवासियों की चिंता हो रही है, लेकिन आपने देखा कि हमने देखा 2003 में जब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनी, इसके बाद जिस प्रकार से उसमें तोड़फोड़ हुई, लगभग वो खत्म होने की स्थिति में। फिर जैस का प्रादुर्भाव हुआ 2018 के चुनाव में, और निमाड़ में बीजेपी को उसका सामना करना पड़ा, और कांग्रेस की हम जीत देखें अगर निमाड़ में, कि भले हीरालाल अलावा इकलौते थे उनकी जो कांग्रेस से लड़े, लेकिन कांग्रेस को बाकी सीटों में जो वोट मिला, तो किसी एक नए दल का आप उदय होते देख रहे हैं आदिवासियों के लिए, कि जैस के अलावा या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के अलावा, क्योंकि उनको भी ये राजनीतिक चेतना उनकी बड़ी, और उनको भी ये लग रहा है कि अगर हम इतनी बड़ी ताकत हैं कि दोनों दल हमारे को रिझाने के इतने प्रयास कर रहे हैं, 20% आबादी है, 84 सीटों पर असर है। तो देखिए मनोज जी, जयेश को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष में किया, तो उनको बहुत बड़ी सफलता उस इलाके में मिली। और हीरालाल अलावा का हमने देखा था कि जब 15 महीने उनकी सरकार थी, तो वो लगातार सरकार को एक तरह से वो ब्लैकमेल जिसे कहते हैं ना, वो कई बार करते रहते थे।
और जो सरकार गिरने के जिन कारणों में से देखते हैं तो उनको उसके अंतर विरोध भी उसके विधायकों के बीच में जो आता है, लोगों की नाराजगी आती है। बिसाहूलाल सिंह यदि छोड़ के जाते हैं तो वो उसी वर्ग से आते हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। आदिवासी वर्ग की उपेक्षा की बात हमेशा उठती है। और लेकिन आप उमंग ये सिंगार और देखिए, दिग्विजय सिंह का जो टकराव है वो भी सबने देखा है। लेकिन वो जो आप उमंग सिंगार और इसको जो है आदिवासी राजनीति से नहीं जोड़ सकते। जो स्वार्थों का टकराव होता है मनोज जी, तो वो एक अलग तरह का टकराव होता है। लेकिन जो जयेश की जो बात हम जब कर रहे हैं, तो जी जयेश का चुनाव में जो नुकसान होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जयेश ने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। जैसा कि वो चर्चा हो रही थी कि वो सीट मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अभी भी वो कांग्रेस को लेकर उनका जो रवैया है बहुत नरम है। और जोबट की जो हार है, तो वो कांग्रेस के लिए एक जो है एक चेतावनी तो है ही। जो बैठक यदि वो कर रहे हैं अपने विधायकों की, नवासी ब्लॉक के लोगों के लिए बुला रहे हैं, तो जब जोबट में एक सीट हम वो हारते हैं, या इसके पहले कांतिलाल भूरिया भी चुनाव हार चुके थे, वो तो बाई इलेक्शन में फिर से जीत गए। तो उस बिल्कुल। पूरे जो निमाड़ और मालवा का जो इलाका है, उस इलाके के आदिवासी यदि कांग्रेस के साथ जुड़े नहीं रहे, तो फिर जो 23 की लड़ाई है उसमें कांग्रेस निश्चित तौर पे पिछड़ जाएगी। और ये बात दिग्विजय सिंह भी जानते हैं। ये दिग्विजय सिंह के कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन की वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल 2003 में उमा भारती ने जब पंचजा लाई थी, तो उसका कंसेप्ट भी यही था कि जो बिल्कुल। आदिवासी हैं उनकी जो मूल संपत्ति है उसी को देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आदिवासी राजनीति तो चलती है, लेकिन आदिवासी चेहरा हमेशा नदारद होता है। और उसी को आगे गौर साहब ने बढ़ाया, फिर गोकुल ग्राम की जो परिकल्पना ले आए थे वो। हाँ बिल्कुल, तब भी आप ये देखिए ना कि दोनों राजनीतिक दलों में यदि हम 5 प्रायोरिटी पर आदिवासी नेता तलाश करें जो अपने अपने इलाकों के वोट को पार्टी के पक्ष में कर सकते हो, तो शायद नहीं ढूंढ पाएंगे। एक बिल्कुल दर्जन ऐसे नेता भी प्रदेश में नहीं है जिसका हर 5वां आदमी आदिवासी हो जिस प्रदेश में, उसमें ऐसे 5 नेता भी हम नहीं ढूंढ सकते जो एक आदिवासी नेतृत्व के नाम पर जो पार्टियां जिनको आगे कर सकें। आप कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जैसे निमाड़ मालवा में देखिए आप, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ा चेहरा नहीं उठता। यही जो उमंग सिंगार का जो आप जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी क्या उनको आगे बढ़ने दे रही है? तो वो भी अपने जो है चुपचाप बैठे बाला हुए हैं। बच्चन है, ओमकार सिंह मरकाम है, ऐसे कई चेहरे हैं जिनको शायद युवा है, भविष्य भी है उनका, लेकिन उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। और यही स्थिति बीजेपी की है कि फग्गन सिंह कुलस्ते के बाद कौन, क्योंकि आप दिलीप सिंह भूरिया को लाए थे, फिर वो चले गए, कलावती भूरिया कांग्रेस से लड़ ली, तो दिलीप सिंह भूरिया की बेटी बीजेपी से रह ली, लेकिन घूम फिर के उनके पास भी चेहरों का अभाव है। तो ये भी एक बड़ा कारण है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, जो आप मूल सवाल जो आपका था, इस सवाल में आपका वो मूल कारण जवाब मिल जाता है, क्योंकि चेहरा नहीं है, इसलिए जयेश जैसी संभावनाएं हम देखते हैं। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जैसे का जो है उनका उदय हुआ और पतन हुआ। जब यदि मुख्य राजनीतिक दलों के पास चेहरा होगा और आदिवासियों का नेतृत्व करने वाले लोग होंगे, तो ये जो छोटे दल हैं जो कभी सरकार नहीं बना सकते, निर्णायक नहीं हो सकते बहुत ज्यादा, तो वो आदिवासी भी ये समझता है कि ज्यादा दिनों तक हम अपना वोट इनको नहीं दे सकते। तो शायद एक मैसेज वो उत्तर प्रदेश में भी देखते होंगे ना कि अगर सुहेल देव राजभर की पार्टी है, या निषाद पार्टी है, या अपना दल है, कि जो छोटे छोटे पॉकेट्स में है, तो शायद हम आगने वाले हो सकता है 23 ना से 28 में देखें कि ऐसे कुछ पॉकेट्स में कई भीलों की पार्टी, गोंडों की, सहरियाओं की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है गोंड। आप ये देखिए जो जो भी जी हम रानी कमलापति का मामला देख रहे हैं, या जिस तरह से जो है गोंड राजनीति की बात हो रही है, गोंड आदिवासियों की बात हो रही है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर, वो सुल्तानपुर वगैरह का जो इलाका है, बिल्कुल वहाँ अच्छे गोंड आदिवासी अच्छी संख्या में हैं। तो वो उनको भी अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है पार्टी। दक्षिण भारत में भी जाएंगे तो वहां भी आपको गोंड आदिवासी मिलेंगे। जो भील बिलाला वगैरह जो आदिवासी हैं, वो अपने केवल मध्य प्रदेश के झाबुआ और निमाड़ मालवा के इलाके में मिलते हैं, लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो वो आदिवासी एक अलग आदिवासी होता है। लेकिन जो बिल्कुल गोंड की संख्या है वो कंपेरेटिव ज्यादा है, इसलिए फोकस गोंड आदिवासियों पर है। ब्रजेश जी, फोकस तो गोंड आदिवासी है और एक पहलू पे हमने बात की, लेकिन दूसरा पहलू हम चाहेंगे समझने के दर्शकों के लिए। हमने किसान आंदोलन को देखा कि लगातार आप उसको दोनों दलों ने एक्सट्रीम पे ले गए। नतीजे जब आए तो उसी मंदसौर में कांग्रेस एक सीट जीतवाई सुहास राव, वो भी महज 300 वोटों से। पूरे उज्जैन संभाग में, मंदसौर में उनको नुकसान का सामना करना पड़ा।
बाकी दलों में ये मैसेज गया कि ये सब किसान की बात कर रहे हैं, जबकि किसान कर्ज माफी एक बड़ा फैक्टर था बीजेपी की हार में। अभी आदिवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी एससी की कोई बात नहीं कर रहा है, बाकी दलों की कोई बात नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि चुनाव के जब 23 तक आगे आगे बढ़ेंगे तो जब इनकी बात होगी तो आदिवासी पीछे छूटेंगे? क्योंकि सबको अगर जो है समेट कर एक साथ ले पाया तो शायद 23 की लड़ाई उसके लिए ज़्यादा आसान होगी। देखिए मनोज जी, सबकी बात होती है, लेकिन सबसे पहले बड़े की बात होती है कि यदि आपके पास 20% यदि वोट बैंक को आपको साधना है तो पहले कोशिश ये की जाती है कि उसको साधने की पूरी कोशिश होती है, तो वही साधने की हम देख रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इसके बाद भी आपका एससी वर्ग भी आएगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कि राजनीति में हर वोट बैंक को साधने की कोशिश हुई है। चाहे आप दिग्विजय सिंह के कार्यकाल को याद करिए, दलित एजेंडा किस लिए आया था? इसलिए आया था कि उस वोट बैंक को भी साधना था। वो वोट बैंक भी कांग्रेस का कोड वोट बैंक था, लेकिन वो भी एक सबक है कि अगर आप अच्छी योजना लाते हैं लेकिन अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो वो आपके नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि उन्हीं के गृह जिले में सर्वाधिक मुकदमे कायम हुए थे स्वर्णों के खिलाफ। निश्चित तौर पर उसमें हमने देखा है तो जितना उनका भले के लिए योजना लाए गए थे उससे ज़्यादा बुरा हो गया था उनके साथ, कि उनको जब दूसरे दबंगों की ज़मीनों से कब्जे दिलाए गए तो निश्चित तौर पर उनकी वहाँ दुश्मनी हुई, दबंगों के सामने बाद में उनको दिक्कत हुई, गांव में दिक्कत हुई, रहने में दिक्कत हुई, तो तमाम तरह की जो परेशानियां हुई। योजनाएं आप लाए थे कि उनको उपकृत कर देंगे, लेकिन वही योजनाएं उनको परेशानी का कारण बन गई। इससे बेहतर होता है कि जो और ज़मीन थी जो किसी से ना लेकर उनको दी जाती, चरनोई की भूमि थी या वो, तो इस तरह से आपने प्रभावित करने की कोशिश तो की थी, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया। तो दाव उल्टा ना पड़े इसकी कोशिशें भी होती हैं। अब आप देख लीजिए आदिवासी उस वर्ग को साधने के लिए किस तरह से पूरी योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके लिए पुरस्कार देने की बात की जा रही है कि ऐसे कोई भी चीज़ बाकी नहीं छोड़ी जा रही है कि कहीं ऐसा ना रह जाए कि ये कमी रह गई है। तो सब कुछ सब तरह से साधने के जतन किए जा रहे हैं। तो आप देखिए कांग्रेस फिर उनको बुला रही है, बैठ के बात करेगी, उन्हीं से लोगों से जानेगी कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। जिस पैसा एक्ट को मध्य प्रदेश ने लागू किया है, हमारे क्योंकि एक और चीज पे ध्यान दिलाते हैं, क्योंकि एक बड़े खामोशी से काम चल रहा है कि हमने देखा था कि रविंद्र भवन में कांग्रेस ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, पर्दे के पीछे से रिटायर्ड आईएएस थे और उनकी कोशिश ये थी कि जितने आदिवासी 44 अलग अलग गुटों में बटे हुए उन सबको एक छतरी के नीचे ले आया जाए, और अगर कांग्रेस से कर पाएगी तो शायद एक बड़ी चुनौती होगी वो। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये कोशिश कांग्रेस ने भी की है। देखिए हमने भाजपा में भी देखा है, संघ ने भी ये कोशिश की है। और यदि राम का जिक्र छोड़कर, यदि वनवासियों के राम जब वनवास गए थे उनमें उनकी भूमिका का जिक्र छोड़कर, महाराणा प्रताप की जो स्वर्ग गाथा में उसमें यदि भील बिलालों का जिक्र छोड़कर प्रधानमंत्री गए, तो उनकी भी कोशिश यही है कि नहीं, इस तमाम वर्ग जिनमें रोटी बेटी का भी संबंध नहीं है, हम कई बार इसी मंच पर चर्चा कर चुके हैं दिनेश जी भी, कि इतना वो नहीं है, संपर्क नहीं है, उन पे संबंध नहीं है, इसके बावजूद उन्हें एक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक आज तक नहीं कर पाए ना। यही वजह है कि उनकी जो समाज में जो एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं है तो एक नहीं कर पा रहा। कोशिशें सब करते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि एक नेता बना दे, हर वर्ग में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसको टांग खींच देते हैं पीछे से, क्योंकि दूसरा वर्ग नाराज ना हो जाए। तो जो दोनों राजनीतिक दलों में जो हम पहले बात कर रहे थे, नेतृत्व वहां पे होता भी है तो उसको उभरने नहीं दिया जाता। इसी कारण से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी खड़ी हुई थी, लेकिन उसके नेतृत्व को कैप्चर कर लिया गया। जैस खड़ी हुई तो आप हीरालाल अलावा को आपने कैप्चर कर लिया। तो कोशिशें तो वही होती हैं, वो दल खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनको कैप्चर कर लेते हो और आगे पनपने नहीं देते हो, क्योंकि यदि खड़ा होगा तो आगे जाके वो एक होंगे, और एक तब होंगे मनोज जी जब वो खुद चाहेंगे। आप राजनीतिक दल आपके स्वार्थ के लिए उनको एक करते हैं, लेकिन यदि जय संगठन जा रहा है सब जगह और वो एक करने की कोशिश कर रहा है तो निश्चित तौर पर वो सफल हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वजह से आप चाहोगे कि एक दल के एक उसके झंडे के नीचे आ जाए, वो किसी एक नेता को आप आगे बढ़ा दो, चाहे भूरिया को बढ़ा दो, चाहे कुछ समय के लिए, तो वो इस तरह से एक नहीं हो सकते। उसके लिए आपको प्रयास करने जब हम देख रहे हैं कि बड़े नेता पार्टियों के एक नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर आदिवासियों के लिए तो थोड़ा हमको समय देना पड़ेगा, लेकिन समय हमको अभी समय नहीं दे रहा है, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस विश्लेषण के लिए। तो निश्चित तौर पर कि आदिवासियों का हाथ किसके साथ, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमको मिलेगा नगरीय निकाय चुनावों में, पंचायत चुनाव में, या कहें कि इसको विस्तृत रूप में अगर हमको इसका स्तर देखना होगा तो इसके लिए हमको 2023 तक का इंतजार करना होगा, और तब तक हम कह सकते हैं कि नर्मदा में काफ़ी कुछ पानी बह चुका होगा। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।